प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में समोत्पत्ति वक्र की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। समोत्पत्ति वक्र क्या होता है, इसमें क्या विशेषता बनती है समोत्पत्ति वक्र, जिसे हम इंग्लिश में जो है वह आइसो क्वांट कर्व कहते हैं। विद्यार्थियों, समोत्पत्ति वक्र एक ऐसा वक्र है जो एक फर्म द्वारा उत्पत्ति के साधनों का, अब साधन दो श्रम और पूंजी हो सकते हैं, या जो भी उत्पत्ति के साधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की समान मात्राएं दर्शाई जाती है। यानी समोत्पत्ति वक्र के सभी बिंदुओं पर उत्पादन की मात्रा समान रहती है और वह विभिन्न साधनों के संयोग से उत्पत्ति की मात्रा प्राप्त होती है। हम रूप में क्यों कह सकते हैं कि समोत्पत्ति वक्र या समान उत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उपयोग करके एक फर्म एक वस्तु की समान मात्रा उत्पन्न कर सकती है। यानी यहाँ पर आपको लेना है दो साधनों के ऐसे संयोग दर्शाती है, दो साधनों के संयोग जिससे उत्पादन की समान मात्रा, जिससे उत्पादन की समान मात्रा उत्पन्न की जा सकती हो, तो उसे हम समोत्पत्ति वक्र कहते हैं। यदि हम इसे एक टेबल की सहायता से समझने का प्रयास करें तो मान लेते हैं कि दो साधन है, पूंजी जिसे हम कैपिटल कह सकते हैं और श्रम। अब इन दो साधनों में यहाँ हम उसका संयोग ले सकते हैं कि सपोज हमने ए संयोग चुना और इसमें 17 पूंजी की मात्रा और 2 श्रम की मात्रा। बी संयोग पर गए तो पूंजी की मात्रा घटाई, श्रम की मात्रा बढ़ा रहे हैं हम। फिर सी संयोग पर 8 और 4, डी संयोग पर 5 और 6, अर्थात श्रम की मात्रा हम समान रूप से बढ़ाते जा रहे हैं और पूंजी की मात्रा है वह कम होती जा रही है। उत्तरोत्तर कम होने की दर भी है वो घटती जा रही है। जहाँ हम साधनों को इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं श्रम के, और फिर 2 और 13 इस प्रकार के हमने कॉम्बिनेशन किया, तो इसमें हम पूंजी और श्रम के इन विभिन्न संयोगों से मान लेते हैं 10 इकाई उत्पादन कर रहे हैं। तो 10 इकाई उत्पादन ए संयोग पर भी 10 इकाई होगा, बी पर भी होगा, सी पर भी होगा, डी पर भी होगा, ई, और ये सभी संयोग है वो 10 इकाई उत्पादन को दर्शाएंगे। लेकिन इन सभी संयोगों पूंजी और श्रम की मात्रा है वो भिन्न भिन्न लगती हुई दिखाई देगी। तो अब हम यहाँ ले सकते हैं पूंजी का परिवर्तन, पूंजी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 17 से 11 हुआ, 6 इकाई का चेंज, फिर -3 इकाई का चेंज, फिर 8 से 5, फिर 3 इकाई का चेंज, फिर 2 इकाई का चेंज माइनस में, और उसके बाद में 1 इकाई का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसको हम डेल्टा सी से दर्शा सकते हैं। फिर इधर हम लेते हैं आगे, ये एक टेबल के द्वारा हम समोत्पत्ति वक्र को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। अब आप देखिए श्रम में परिवर्तन, श्रम में परिवर्तन, इसको हम डेल्टा एल से दर्शा सकते हैं। तो श्रम में पहले 1 इकाई, 2 से 3, 3 से 4 1 इकाई, फिर है 4 से 6 2 इकाई, 6 से 9 3 इकाई, और फिर 4 इकाई। ये श्रम में परिवर्तन को हमने दर्शाया। और फिर इसकी सहायता से हम यही समझ लेते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की दर। बहुत इम्पोर्टेंट है तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर सी, अर्थात लेबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो कितनी कैपिटल का त्याग करेंगे, इसे हम, और त्याग घटता हुआ होगा इसलिए माइनस डेल्टा सी बट्टा डेल्टा एल। लेबर की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ पूंजी की छोड़ी जाने वाली मात्रा, उसे हम तकनीकी प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। और तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है वह निरंतर घटती हुई होती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 6 एक श्रमिक की मात्रा बढ़ाई तो पूंजी की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ा, 6, तो यहाँ पर MRTS 6 हो गई।
उसके बाद हमने एक और श्रम बढ़ाया तो पूंजी की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ा, 3। यहाँ पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर 3 हुई। उसके बाद में हम जैसे ही एक और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 3 का त्याग करना पड़ता है, तो 2 इकाई बढ़ाई, 2 इकाई के पीछे 3 का त्याग करना पड़ा, तो मतलब डेड सीमांत प्रतिस्थापन की दर हुई। इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं अपन कि 2 पूंजी में परिवर्तन है और श्रम में परिवर्तन 3 का है, क्योंकि तकनीकी प्रतिस्थापन का सूत्र हमने ये बता रखा है कि श्रम में परिवर्तन के कारण पूंजी में होने वाला परिवर्तन, तो 2/3 आप इसको कह सकते हैं -0.67। यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस 1 पूंजी में परिवर्तन और श्रम में परिवर्तन 4 का, तो ये आपका हो जाएगा -0.25। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है वह निरंतर घट रही है, -6, -3, 1.5। और ये क्यों हो रहा है इसका भी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें पूंजी की मात्रा को कम करना पड़ेगा, अन्यथा हम उतनी ही उत्पादन की इकाइयाँ प्राप्त नहीं कर सकते। उसी वक्र पर हमें रहना है तो श्रम की इकाइयों में वृद्धि के साथ पूंजी की छोड़ी जाने वाली मात्रा आवश्यक होती है, और यह छोड़ी जाने वाली मात्रा है या पूंजी का त्याग है वो निरंतर घटता हुआ होता है। इसी कारण समुत्पत्ति वक्रों की आकृति जो है वह इस आकार की होती है। यहाँ अपना एक रेखा चित्र से यदि इसी टेबल से यदि आप रेखा चित्र बनाएंगे तो वह समुत्पत्ति वक्र जो बनेगा वह इस आकृति का होगा, आपके ये यों बाएं से दाएं और नीचे गिरते हुए दिखाया गया है, जहाँ एक्स अक्ष पर यह एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष, और यहाँ पर आप ले सकते हैं श्रम की मात्रा, और ये जो है आपका आइसोक्वांट कर्व है, और यहाँ लेते हैं पूंजी की मात्रा, पूंजी की मात्रा। अब इसमें जो भी संयोग है, जैसे आप ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग, अब आप देखिए यहाँ पर पूंजी की मात्रा ज़्यादा है तो श्रम की मात्रा कम होगी, 2 है जैसे टेबल के अनुसार आप देखेंगे तो। फिर बी संयोग पर जैसे ही हमने बी पर गए तो इसका मतलब यह हुआ कि पूंजी की मात्रा में कमी करने के साथ साथ हमें श्रम की मात्रा को बढ़ाना पड़ा। फिर हम सी पर गए तो उतना ही उत्पादन करने के लिए यदि मैं पूंजी की मात्रा को कम की तो श्रम की मात्रा को बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार जो है ये जो एरिया है यह एरिया उत्तरोत्तर कम होता जाता है, और इसी एरिया जो ये ट्रायंगल है, इसी एरिया यही ट्रायंगल जो है वह तकनीकी प्रतिस्थापन की दर को बताता है। फिर यदि हम डी संयोग पर गए तो डी संयोग पर आप देखिए पूंजी की मात्रा 5 है, लेबर की मात्रा 6 हो गई। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ये 17, ये 11, ये 8, ये 5, और इधर आप लिख सकते हैं 2, 3, 4, 6, और जैसे हम और आगे बढ़ें तो ये जैसे ई बिंदु पर गए तो ई बिंदु पर श्रम की मात्रा 9 और पूंजी की मात्रा हो गई आपके 3। फिर हम ई से एफ पर गए तो एफ पर श्रम की मात्रा हो गई 13 और पूंजी की मात्रा हुई 2, और ये एफ संयोग। तो जितने भी ये संयोग है वो समान उत्पादन की इकाई को दर्शाते हैं 2 साधनों के विभिन्न संयोग। और विभिन्न संयोग कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। और ये संयोग जो यह बताते हैं कि जैसे जैसे हम उसी उत्पादन की मात्रा को यदि चाहते हैं तो जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पूंजी की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, और ये त्याग है वह उत्तरोत्तर है वो कम होता जाता है। जिस तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह गिरती हुई होती है, जो इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले तकनीकी प्रतिस्थापन की दर 6, फिर उसके बाद में 3, फिर 1.5, हर कॉम्बिनेशन पर आगे से आगे ये घटती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा समुत्पत्ति वक्र की अवधारणा के अंतर्गत हम एक और चीज़ स्पष्ट पर देख सकते हैं, जो समुत्पत्ति वक्र को है वह उदासीनता वक्रों से भिन्नता बताता है, क्योंकि उदासीनता वक्रों की आकृति यही होती है। उदासीनता वक्रों में ये देखा जाता है कि 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग जहाँ उपभोक्ता को समान संतोष मिलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 साधनों के ऐसे संयोग जहाँ पर उत्पादन की मात्रा समान होती है। तो परिभाषा के रूप में वो उपभोग साइड की व्याख्या करता है, ये उत्पादन साइड की व्याख्या करता है। वहाँ 2 वस्तुएं होती हैं, यहाँ 2 साधन लेते हैं, और उत्पादन यानी उदासीनता वक्र की तरह ही यही मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होते हैं। लेकिन एक जो विशेषता जो समुत्पत्ति वक्र में पाई जाती है वो ये होती है, जिसमें हम इस रूप में समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें
कि इन वक्रों की जो ये स्थिति है, इस स्थिति में ये जैसे आपको वक्र बता रखा है, जिसमें ये फिर वक्र जो यूँ थोड़ा मुड़ जाएगा, इसको मैं यहाँ सी बिंदु दे देता हूँ और ये पोर्ट्स नहीं है, ये ए बिंदु, और फिर इधर की तरफ ये वक्र जो है ये मान लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया बी, और उसके बाद का जो ये डॉट डॉट का हिस्सा, ये डॉट डॉट का हिस्सा, और इसके बाद का ये डी। यहाँ 50 इकाई प्रोडक्शन को बताया गया है, 50 इकाई जो इस उदासीन समुत्पत्ति वक्र से प्राप्त हो रही है। इस एक्स अक्ष पर श्रम और ये वाई अक्ष पर पूंजी को बताया गया है। पूंजी का संयोग Q जो प्राप्त होता है P OQ पूंजी की मात्रा और OP श्रम की मात्रा पर हमें A संयोग प्राप्त होता है। फिर यदि A से हम B संयोग पर जाएं तो पूंजी की मात्रा को हमें कम करना पड़ेगा, मान लेते हैं Q1 करते हैं तो श्रम की मात्रा बढ़ाकर हमें P1 करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मूल बात ये है जिसे आप समझने का प्रयास करें, इस समुत्पत्ति वक्र में क्या है कि जैसे हम बात करते हैं B बिंदु पर, B बिंदु पर यदि हमें प्राप्त करना है तो OQ1 हम पूंजी लगाएंगे और OP1 श्रम लगाकर हम P बिंदु का प्राप्त उत्पादन का बिंदु हमें समुत्पत्ति वक्र पर स्थित B बिंदु प्राप्त होगा और इससे 50 इकाई उत्पादन की प्राप्त होगी। अब B के बाद ये उठता हुआ जो हिस्सा है, यह इस बात का प्रतीक है कि OP1 श्रमिक लगाने के बाद हमें, और यदि इस बिंदु से आगे जाना है B से D की तरफ, तो हमें आप देखिए यहाँ पर आप श्रम की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं और इधर की साइड में आएंगे तो पूंजी की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि B के बाद श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता क्या होती है विद्यार्थियों, आप समझ लें कि एक अतिरिक्त श्रम को लगाने से उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। तो B बिंदु के बाद में श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो नकारात्मक हो जाती है, घटने लगती है। इसीलिए इसी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें पूंजी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ यदि हम A बिंदु पर जाते हैं तो A बिंदु के बाद में जो समुत्पत्ति वक्र पर जो मोड़ आ जाता है, इसका मतलब यह है कि A बिंदु से आगे C की तरफ जो हमारा ये साधन पूंजी है, इसकी सीमांत उत्पादकता है वो नेगेटिव हो जाती है। अतः हमें यदि A से आगे प्रोडक्शन करना है तो ऐसी स्थिति में श्रम की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी और पूंजी की भी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक कि हमने समुत्पत्ति वक्र की धारणा में ये अभी बात की थी कि समान उत्पादन के दो साधनों के ऐसे संयोग जिनमें सभी संयोग पर उत्पादन की मात्रा बराबर होती है, तो A और B तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद में A से C की तरफ और B से D की तरफ जाते हैं तो एक साधन की सीमांत उत्पत्ति घटने लगती है। अतः उतना ही उत्पादन करने के लिए हमें दूसरे साधन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। और इसी प्रकार A से C की तरफ जाते हैं तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटने लगती है और हमें वही प्रोडक्शन करने के लिए पूंजी भी बढ़ानी पड़ेगी और श्रम भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए उत्पादन की दृष्टि से समुत्पत्ति वक्र का A और B तक का हिस्सा ही प्रोडक्शन के लिए अनुकूल माना जाता है, जब तक दोनों साधनों के प्रयोग से दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता पॉजिटिव रहती है। तो इस बात को भी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये धारणा समुत्पत्ति वक्र में तो दृष्टिगोचर होती है, उदासीनता वक्र में इस तरह की कोई स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, यह हमने समुत्पत्ति वक्र और तकनीकी प्रतिस्थापन की दर पर चर्चा किया। समुत्पत्ति वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से आगे तैयार करें और इस संबंध में कोई यदि समस्या हो तो वापस फ़ोन से या आप प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके इस समस्या का समाधान करें। आगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में और चैप्टर्स पढ़ेंगे और आपके लिए नया वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।